तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर चैप्टर नंबर है 10.3। कक्षा है आपके यहाँ पर 8 है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम 1 से 8 क्वेश्चन करेंगे। ठोस आकारों का चित्रण है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है ध्यान से देखो। क्या किसी बहुफलक के, कोई एक बहुफलक है। बहुफलक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बेसिक का जो वीडियो था उसके अंदर बताया था कि बहुफलक का मतलब क्या होता है। तो बहुफलक का मतलब होता है, बहुफलक का मतलब होता है जिसके अंदर कोने हो यानी शीर्ष हो, प्लस किनारा हो यानी भुजा हो, ठीक है, प्लस फलक हो। ये तीनों अगर हो उसे हम बहुफलक कहते हैं। कोई बहुफलक है, उसके फलक नीचे दिए गए चित्र अनुसार हो सकते हैं क्या। 3 त्रिभुज, कोई एक बहुफलक है जैसे 3 त्रिभुज वाला। अब 3 त्रिभुज वाला क्या कोई बहुफलक के फलक हो सकते क्या, मतलब कोई बहुफलक है उसके 3 त्रिभुज हो सकते क्या। ये तो हो ही नहीं सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकते हैं। 3 त्रिभुज का मतलब जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। अब एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, तो ये बहुफलक होगा ही नहीं ना। ये पूरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बन नहीं रही है, पहली आकृति नहीं हो गई। दूसरा देखो यहाँ पे 4 त्रिभुज, 4 त्रिभुज वाला बहुफलक, तो वो बनता है आपके कौन सा, पिरामिड बनता है ना। एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज और ये 4 त्रिभुज। ध्यान से देखना, ये मेरी तरफ ये एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज और एक नीचे वाला 4 त्रिभुज। ध्यान से देखो 4 त्रिभुज वाला बन रहा है, यानी 4 फलक हो गए ना। एक तो इस तरफ वाला, एक पीछे वाला, एक इस तरफ वाला और एक नीचे वाला हो रहा है ना। तो दूसरे में होगा, हाँ हो सकता है। तीसरा देखो यहाँ पे एक वर्ग और 4 त्रिभुज, एक वर्ग हो गई ये भी पिरामिड होगा ना। और 4 त्रिभुज, ये देखो एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज, ये तीसरा नहीं चौथा, मतलब एक तो सबसे पीछे वाला, एक आगे वाला और एक ये साइड वाला और एक ये साइड वाला और नीचे एक वर्ग बन रहा ना। तो इसमें भी आप लिखोगे हाँ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बस यही था, पहले में नहीं और दूसरे में और तीसरे में हाँ हाँ। देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या ऐसा बहुफलक संभव है, बहुफलक जिसके अंदर तीनों होते हैं वो संभव है क्या, ठीक है ना। संभव है जिसके फलकों की जो संख्या है कोई भी संख्या हो सकती, कोई भी संख्या का मतलब 1 2 3 4 5। तो संकेत दे रखा एक पिरामिड के बारे में सोचिए। अब देखो पिरामिड, अगर मैं उसका पिरामिड का मतलब क्या होता है कि नीचे वाला जो जमीन के जो टच कर रहा है वो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे कितने भी भुजा वाला हो सकता है। तो मैं यहाँ पे त्रिभुज ले रहा हूँ और ऊपर वाले जो बन रहे हैं वो त्रिभुजाकार होने चाहिए। जैसे ये त्रिभुज बन रहा है, फिर ये त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज बन रहा है। देखो कितने फलक हो गए, 1 2 3 और 4 फलक हो गए। अगर मैं नीचे वाला यहाँ पे एक चतुर्भुज ले रहा हूँ, अब इसके बना रहा हूँ, तो देखो ये एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, तीसरा और ये चौथा त्रिभुज बन रहे हैं ना। त्रिभुज बन रहे, पिरामिड बन रहा है। आगे देखो अगर मैं पंचभुज ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, पंचभुज ले रहा हूँ, 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 भुजा हो गई। यहाँ पे कोई एक बिंदु ले लीजिए, देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, उसके बाद दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है और चौथा और पांचवा ये बन रहा है। तो देखो ध्यान से देखो बन रहा है ना। अगर मैं षष्ठभुज लूँ, क्या लूँ मैं, षष्ठभुज लूँ, तो ध्यान से देखना आप। अगर मैं षष्ठभुज लूँ, ये षष्ठभुज हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक बिंदु ले रहा हूँ। तो देखो एक पिरामिड का मतलब क्या है कि ऊपर वाले सारे फलक कैसे होना चाहिए, त्रिभुजाकार होना चाहिए। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, 2 त्रिभुज बन गई, ये 3 त्रिभुज,
उसके बाद ये 4 त्रिभुज और ये 5 और 6 त्रिभुज। ठीक है ना, देखो ध्यान से बन रहे हैं, साथ लूंगा तो भी बनेंगे। तो ये तभी संभव है जब क्या है, फलकों की संख्या क्या हो, 4 या 4 से अधिक हो। ठीक है ना, तो क्या ऐसा हाँ तो लिखना है, हाँ संभव है, यानी फलकों की संख्या 4 या 4 से अधिक हो। ठीक है, लिखना है आपको, बस हाँ लिखना है, हाँ संभव है। ठीक है, बस। देखो तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखो, आराम से देखो, समझ में आ जाएगा। फिर कहे कि निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रिज्म है। तो अब प्रिज्म की आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि प्रिज्म का मतलब क्या होता है। देखो प्रिज्म का मतलब होता है, जैसे प्रिज्म की अगर आपको परिभाषा याद रखनी है कि मतलब जो विपरीत आधार होते हैं ना, मतलब एक दूसरे के, जैसे ऊपर वाला और नीचे वाला आधार, वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। कैसे होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, बस ये बात याद रखनी है। ठीक है ना, ऊपर वाला जो जमीन से, जैसे आप किसी भी चीज़ को रख रहे हो, जो जमीन पे चीज़ है ना, वो उसके ऊपर होनी चाहिए। जैसे आप पीपा ले सकते हो, पीपा जैसे नीचे रख रहे हो तो वैसा का वैसा ऊपर है। अब मेरे को बताओ, अगर मैं कील इस तरह को जमीन में रखूंगा तो ये ऐसी है क्या, तो इसका मतलब ये प्रिज्म नहीं है। तो नहीं है, पहली आकृति नहीं है। दूसरी बताओ, देखो सेम ऐसी कैसी है, अगला वाला इसका मुंह, दोनों सेम है ना, आगे पीछे, का मतलब बिना छिली हुई पेंसिल, ये प्रिज्म है एक जैसी है। इसमें देखो एक ऊपर का है अलग, कागजों पर रखने का भाग, एक ये अलग है, तो ये नहीं है, ये हाँ है। अब बताओ, पीपा जैसा हो गया नहीं, ऊपर और नीचे सेम हो गया ना, वर्गाकार, तो ये है, हाँ है। बस आपको यही इसमें बताना था। कर सकते हो, बिल्कुल सरल है। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, यहाँ पे चौथा है, क्या दे रखा है कि प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रिज्म होता है, प्रिज्म का मतलब कुछ भी हो सकता है कि उसके जो ऊपर वाला जो आधार है और जो जमीन से टच हो रहा है वो आधार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये प्रिज्म हो गया, और ये क्या हो गया आपके यहाँ पे, बेलन हो गया। पाइप जैसा जो भी होता है वो बेलन के जैसा होता है। ठीक है, अब गोल, ये किस प्रकार एक जैसे है, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। अगर इस तरह पूछ ले तो आपको क्या लिखना है उसका आंसर, कि एक जो प्रिज्म होता है, एक प्रिज्म, जो आपको प्रिज्म नजर आ रहा है, वो बेलन का एक रूप होता है। ठीक है ना, बेलन का क्या होता है, एक रूप होता है। जब आधार की भुजाओं, जो आधार है नीचे वाला, ठीक है ना, आधार की भुजाओं की संख्या बड़ी तथा और बड़ी होती जाती, और बड़ी होती जाती है। ठीक है ना, ये लिखना है। पहले क्वेश्चन में याद कर लीजिए इसको, कि एक जो प्रिज्म होता है वो बेलन का एक रूप होता है। जब आधार की भुजाओं की संख्या बड़ी हो तथा और बड़ी होती जाती है। ठीक है, ये इसमें लिखना है। दूसरा क्या है यहाँ पे, कि पिरामिड, पिरामिड का कुछ भी ले सकते हो आप, ये पिरामिड है। ठीक है ना, ये पिरामिड हो गया, और शंकु, ये शंकु हो गया। अब इसका जो आंसर है वो आपको क्या लिखना, देखो कि जो एक पिरामिड होता है वो एक शंकु का रूप होता है। प्रिज्म किसका होता है, बेलन का रूप होता है, और पिरामिड शंकु का रूप होता है। एक जो पिरामिड होता है, एक पिरामिड शंकु का रूप होता है, या आप इसको लिख सकते हो कि प्रिज्म बेलन का रूप ले लेता है, ले लेता है। ये भी आप लिख सकते हो, होता है या ले लेता है, क्या है, एक रूप ले लेता है। ठीक है ना, ले लेता है। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा लिखना है।
इसी तरह पिरामिड में आपको लिखना है कि एक पिरामिड शंकु का रूप ले लेता है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे कब, जब आधार की भुजाओं की संख्या बड़ी तथा और बड़ी होती जाती है, मतलब कब ये पिरामिड जो है शंकु का रूप ले लेता है, जब इसके आधार की जो भुजा है उसकी संख्या और बड़ी होती जाती है, तो वो क्या लेता है, इसका शंकु का रूप ले लेता है। ये लिखना था आपको इस आंसर में, बाकी और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 5, क्या दे रखा है, इसको ध्यान से देखो आप। दे रखा है क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं, स्पष्ट कीजिए। वर्ग प्रिज्म मतलब एक वर्गाकार प्रिज्म, ठीक है ना। इस तरह का जो वर्गाकार प्रिज्म है, ठीक है ना, इस तरह का जो वर्गाकार प्रिज्म है, नीचे जो वर्गाकार प्रिज्म है आधार का, मतलब एक आप मान सकते हो इसको इस तरह का, एक ध्यान से देखो आप इसको, इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह का है। तो क्या एक घन एक ही होते हैं, नहीं, ये घनाभ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये घनाभ भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं, नहीं, ये क्या हो सकता है, एक घनाभ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं, ठीक है ना। घनाभ और घन एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा उसका अंतर होता है, बाकी सेम होते हैं, फलक किनारे और शीर्ष सेम होते हैं, वो घनाभ भी हो सकता है। जो एक वर्ग प्रिज्म है वो एक घन नहीं, वो एक घनाभ भी हो सकता है, ये आपको इसमें करना है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि इन ठोसों के लिए आयलर का सूत्र का सत्यापन कीजिए। समझ लीजिए, आयलर का सूत्र क्या है, मैंने आपको लिखाया था कि v प्लस एफ, ऊपर लिख लेता हूं मैं, v प्लस एफ बराबर e प्लस 2, ठीक है। ये किसका सूत्र है, आयलर का सूत्र है। तो यहाँ पे सबसे पहला ये आकृति है, तो v का मतलब क्या होता है, शीर्ष। इस आकृति में शीर्ष यानी कोण कितने, ये इसमें बताना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2, ये इसका एक पीछे, इसका एक पीछे, ठीक है ना। तो देखो 5 ऊपर है तो एक इसका पीछे होगा ना, तो 10 कोण हो गए ना, 10। ई यानी क्या बोलते हैं, किनारे, किनारे ये हम भुजा भी बोलते हैं। कितनी भुजा, देखो ध्यान देखो, ध्यान से देखना, भुजा कितनी है वो भी आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से देख। वापस भुजा कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 ऊपर है, 5 ऊपर है तो 5 ही नीचे होगी ना, 5 सेम है। और उसके बाद में 1 2 3 4 और एक ये वाली, ये जो एक पीछे दिख नहीं रही आपको, ये जो मैं तीर का निशान बना रहा हूँ, ये एक आपको दिख नहीं रही। अगर ये अगर पीछे खींचूँ तो इस तरह होगी ना, इस तरह की, इस तरह की, इस तरह की आकृति बन रही ना ये। अगर मैं एक भुजा नीचे खींच दूँ पीछे की ओर तो इस तरह की बन रही ना, देखो इस तरह की। देखो अब कितनी भुजा हो गई, 1 2 3 4 5, नीचे ही 5 हो गई, और 6 7 8 9 10, यानी टोटल कितनी हो गई, 15 हो गई। टोटल कितनी भुजा हो गई इसके अंदर, 15 भुजा हो गई, 15। अब इसके अंदर फलक एफ, फलक, फलक कितना है, देखो ध्यान से देख, फलक देखो वापस इसमें ध्यान से, फलक देखो ध्यान से वापस,
देखो ये एक तीर वाली जो है वो एक भुजा आपको दिख नहीं रही है, भुजा आपको दिख नहीं रही है इस तरह की, ठीक है। अब फलक देखो, एक तो ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, 2, फिर एक 3, 4, 5, एक ये वाला 6 और एक वाला 7। इमेजिन करके देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कितना हो गए? 5 और 2 7 फलक हो गए। कितना हो गए? 7 फलक। अब आइलर का सूत्र क्या है? आइलर का सूत्र क्या सूत्र है? P प्लस एफ बराबर E प्लस 2, ये सूत्र है। अब क्या करना है आपको? इस सूत्र में मान रखना है। तो V की जगह कितना है? 10 प्लस F कितना है? 7, ठीक है। V कितना है? 10, F कितना है? 7 बराबर E कितना है? 15 प्लस 2, तो ये हो गए 17 बराबर 15 और 2 17। क्या ये सत्य है? अतः क्या लिखना आपको? आइलर का सूत्र सत्यापन है। ये इसमें इतना काम आपको करना है। अगला देखो आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन छठे का दूसरा है। देखो इसमें बना रखा है, इसमें आपको भुजा बना रखी है। सबसे पहले बी का मतलब शीर्ष कितने हैं, इसके अंदर कौन है वो पता करो। तो देखो एक तो ऊपर वाला हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कोने। कितने कोने हो गए इसके अंदर? 9 कोने हो गए। ई यानी किनारे, कितनी इसके अंदर भुजा है? इसके अंदर भुजा कितनी है वो भी देख लीजिए आप। यहाँ पे वापस इसमें एक बार साफ कर देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो देखो अब इसके अंदर भुजा कितनी है, किनारे। देखो 1 2 3 4 हो गई, फिर 5 6 7 8 हो गई, फिर 9 10 11 12 हो गई, 13 14 15 16 भुजा हो गई। कितनी हो गई? 16। उसके बाद एफ फलक कितने हैं? ध्यान से देखो, फलक इसके अंदर कितने? देखो 1 2 3 4 ऊपर हो गए, 1 4 क्या हो गए? ऊपर हो गए। अब ये जो नीचे ये फलक है, ध्यान से देखना, ये जो फलक 4 तो हो गए, उसके बाद एक ये वाला 5, ये 6, ये 7, ये 8 और एक नीचे वाला 9 हो गए। कितना हो गए? 9 हो गए ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, वापस इसमें आपको समझा देता हूँ मैं, फलक आराम से समझा देता हूँ मैं। देखो वापस इसके अंदर फलक बता देता हूँ मैं आपको कि देखो एक तो ये हो गया, एक ये वाला 2, एक उधर वाला 3, एक 4 ऊपर हो गए, और 1 2 3 और 4 नीचे हो गए, 4 और 4 8 और एक नीचे वाला। लेकिन ये जो वर्गाकार है ये तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो पहले ही हमने ये दिख नहीं रहा आपको, ये तो बस बना हुआ है, लेकिन आपको दिखेगा थोड़ी ना। इस तरह की एक आकृति है, ये थोड़ी दिखेगी आपको, ये तो एक अंदर छिपा हुआ फलक, ये नहीं दिखेगा। टोटल हो गए कितना हो गए आपके? 18 हो गए, मतलब 9, टोटल 9 हो गए। मतलब यहाँ पे 9 फलक हो गए। कितना हो गए टोटल? 9 फलक हो गए। फलक की बात करें तो 9। बायलर का सूत्र V प्लस एफ बराबर E प्लस 2। तो टोटल देखो 9 किनारे और 9 ही फलक, और 16 है इसके अंदर, 9 फलक और 9 शीर्ष हो गए, और 16 किनारे प्लस 2 आपके यहाँ पे दे रखे, तो 18 बराबर 18 हो गए, बराबर 18। तो इसका मतलब क्या हो गया? आइलर का सूत्र सत्यापित या सत्यापन है। बस इतना सा काम आपको इसमें करना है। देखो अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? आइलर का सूत्र का प्रयोग करके, आइलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। तो अज्ञात संख्या प्रश्नवाचक दे रखे ना, ये वाली और ये वाली ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम क्वेश्चन मान लेते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नंबर 1 करते हैं। तो आपको आइलर का सूत्र लगाना, V प्लस एफ बराबर E प्लस 2। पहले सूत्र का ये मान रखना, F आपको ज्ञात करना ना, पहले में F ज्ञात करना, तो F की जगह F ही रहेगा, प्लस V शीर्ष कितने हैं? 6
बराबर ई किनारे कितने हैं 12 प्लस 2, तो 6 प्लस एफ बराबर 12 और 2 14। अब 6 इधर प्लस के इधर माइनस के आ जाएंगे, एफ बराबर 14 माइनस 6, एफ बराबर कितना हो गए यहाँ पे 8 हो गए। कितना हो गए 8 हो गए। तो जिसके अंदर शीर्ष 6 है किनारे 12 है, शीर्ष 6 है, देखो एफ है वो निकालना आपको, किनारे हैं इसके अंदर 6 दे रखे हैं, ठीक है, और नहीं ये शीर्ष आपको 6 दे रखे, किनारे आपको 12 दे रखे, 6 इधर आ गए तो 12 और 2 14 हो गए, 6 इधर हो गए तो कितना हो गया यहाँ पे, तो ये हो गए 8। पहले में कितने फलक हो गए 8 फलक हो गए। अब यहाँ पे देखो दूसरा, यानी यहाँ पे कितना आएंगे 8 आएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, सूत्र लगाओ v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2, तो v कितने हैं, यानी इसके अंदर f आपको दे रखा है 5 प्लस किनारा आपको दे रखा है 9 प्लस 2, क्या नहीं दे रखा v नहीं दे रखा ना आपको, शीर्ष ये f होता है, ये v होता है, ये e होता है, तो आपको v नहीं दे रखा, v प्लस 5 9 और 2 11, 5 इधर प्लस के उधर माइनस के, तो 11 माइनस 5 v बराबर 6। कितना आ जाएगा यहाँ पे v का मान 6 आ जाएगा, यानी इसके अंदर 6 आ जाएगा। सेम आपको इसी तरह अगला करना है तीसरा, v प्लस एफ बराबर e प्लस 2, ये सूत्र आपको याद रखना। अब इसमें देखो f दे रखा आपको कितना 20 दे रखा है, प्लस v दे रखा आपको 12, क्या निकालना e प्लस 2, 20 और 12 कितना हो गए 32 हो गए ना, बराबर e प्लस 2, 2 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 32 माइनस 2 बराबर e, तो 32 में से 2 गए तो 30 बराबर e, यानी जो e का मान है कितना प्राप्त हुआ आपको 30 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक की जगह कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अंतिम क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्या दे रखा है, क्या किसी बहुफलक के 10 फलक हो सकते हैं, 20 किनारे हो सकते हैं या 15 शीर्ष हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम किससे सरल करेंगे, आयलर के सूत्र से। क्या क्या दे रखा आपको, फलक f आपको दे रखा है 10, किनारे आपको दे रखा है यानी e आपको दे रखा है 20। अगर ये आयलर का सूत्र सत्यापित करेंगे तो ये हो सकते हैं, और शीर्ष यानी p का मान आपको दे रखा है 15। तो अब आयलर का सूत्र क्या होता है, p प्लस एफ बराबर e प्लस 2, p कितना है 15 प्लस f कितना है 10 बराबर e कितना है 20 प्लस 2, तो 15 और 10 हो गए 25 हो गए यहाँ पे, बराबर 20 और 2 22। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना बराबर, क्योंकि एक तरफ 20 है एक तरफ 22 है, तो क्या ये हो सकते हैं, तो ये नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो हो सकते हैं, तो ये नहीं हो सकते, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। ये आपके चैप्टर था 10 ठोस आकारों का चित्रण, ये समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो करेंगे 11 नंबर, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।